था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। अरे सर, इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए। सर तो जो पद्मव्यूह वाले लोग हैं सर, जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत। स्पीकर सर, कुछ महीने पहले सर, मैं
जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं, कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर? तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़इयों के साथ काम किया। वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। स्पीकर सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो आप उनका जवाब नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। तमाम का, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का इजलास है, ईद मिलाद की आज तकरीब रखी गई है, तो मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आप तमाम का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने हालिया पार्लिमानी इलेक्शन में उस चिलचिलाती धूप में आपने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, कुर्बानियाँ दी, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी इस मेहनत को कबूल किया इंशाअल्लाह। और अल्लाह हम तमाम की मेहनतों की वजह से हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर मजलिस को अल्लाह ने एक तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया। मैं तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों का, मोहिबान का, सदर मोतमदीन का, अरकान असम्बली का, मुमताज़ खां साहब का, अहमद पाशा कादरी साहब का, जनाब मौज़म खां साहब का, हमारे साबिक़ा अरकान बल्दिया का,
हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, बुज़ुर्गों का, गयूर नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने और हमने बड़ी मेहनतें की और उसका नतीजा ही निकला कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह ने हमको हमकिनार किया। मैं साथ ही साथ मजलिस के उन तमाम दलित अराकीन का, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों और बहनों का, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मजलिस के ज़िम्मेदारान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की और हम तमाम की काविशों और इज्तिमाई कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में और शहर हैदराबाद के जितने डिजिटल न्यूज़ चैनल थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम ख़बरों को बेबाक तरीक़े से और बड़ी सच्चाई के साथ उसको आवाम तक पहुँचाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं साथ ही साथ बिहार के सीमांचल की सरजमीन पर किशनगंज पार्लिमानी हल्के के तमाम राय दहिंदगान का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में जिन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उन तमाम का करता हूँ। और औरंगाबाद में और किशनगंज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिली। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ैसले अल्लाह ही जानता है। और औरंगाबाद में जिन हज़रात ने मजलिस की मुखालिफत की वो आवाम में एक्सपोज हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की सरजमीन पर जो वहाँ के गयूर अवाम है वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार करेगी। मैं औरंगाबाद शहर के तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों को भी अपना पैगाम भिजाया हूँ और उनसे भी ये दरख्वास्त और अपील करा हूँ कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हमको न सिर्फ औरंगाबाद के असम्बली हल्के जात बल्कि महाराष्ट्र में जो मजलिस के 2 रुकनी असम्बली हैं, मालेगांव और धूलिया में भी, और इससे हटकर भी जो मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार मजलिस के खड़ा किए जाएंगे। हमको अभी से अपने काम में तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हैदराबाद से भी, मरकज़ से भी यहाँ से टीमें बनाई जाएंगी जो महाराष्ट्र में जाकर मजलिस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। और अक्टूबर में शायद इलेक्शन होगा, तो इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब की बार एक नई तारीख वहाँ पर रकम करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी सख्त इंतखाबी मुहिम में हमको तमाम को मेहनत करना पड़ा और गर्मी बड़ी शिद्दत की थी और उससे ज़्यादा मीडिया के लोग बड़े खुश थे कि कालाजाद के उम्मीदवार बीजेपी से आई है, तो उन तमाम को लग रहा था कि एक अजीब गरीब उनको लग रहा था क्या खुशफहमी का शिकार से नहीं मालूम। मगर खैर, जितने मीडिया में आलाजाद के लोग हैं उनको ये लगता है कि उन्हीं को इख्तियार है हुक्मरानी करने का, उन्हीं को खुदा ने ये इख्तियार दिया कि वही हर चीज़ में कामयाब होंगे। मगर मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नफ़रत को शिकस्त दी और मोहब्बत को कामयाब किया। और इंशाअल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारी 5वीं मरतबा मुझे अल्लाह की तरफ से हैदराबाद की अवाम ने मुझे दी है,
मैं पूरी कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी को पहले से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी तरीके से उसको निभा सकूं। आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसे कई रियासतें हैं, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो जहां से मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बात पर भी हमको और आपको और इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को गौर करना पड़ेगा कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत है, और अगर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 4% होगी तो क्या ये शराकतदारी की जमहूरियत की कामयाबी होगी क्या? और दूसरी बात यह है कि अवाम ने एक फैसला दिया, भारत की अवाम ने, हम उस फैसले को मानते हैं, मगर जो 400 पार बोल रहे थे वो हिचकियां ले लेकर 240 पे रुक गए। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 400 पार कर देंगे, फुला पार कर देंगे, तो एक अवाम ने एक सबक सिखाया है कि जो लोग गुरूर अहंकार का शिकार हो जाते हैं, भारत की अवाम उसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो खैर अभी भी हुकूमत इनके पास है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि हिंदुत्व की कामयाबी नहीं हुई है, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। हम तमाम को मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। और आज आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक मुकाम है मांडला, जहाँ पर 11 लोगों के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। और किस बुनियाद पर तोड़ दिया गया कि वो लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। मैं मीडिया की रिपोर्ट्स देख रहा था कि अकील अहमद, आरिफ और आदिल ये भाई हैं, इनके वालिद का नाम जलील अहमद कुरैशी है। बुलडोजर से घर को तोड़ने से 2 दिन पहले वहां की पुलिस आई, उनके घर में तलाशी ली और फिर फ्रिज से पानी भी पिया और कहा कि नहीं, आपके पास कुछ नहीं निकला। मगर एक ही खानदान के 7 लोगों के घर को मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत ने इस बात पर बुलडोजर से घर को गिरा दिया कि लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। और जो जलील अहमद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमीन का झगड़ा चल रहा था, तो मेरे मुखालिफिन ने इस जमीन के झगड़े को बहाना बनाकर इल्जाम ये लगा दिया कि मेरे घर में गोश्त है या गाय कशी करते थे। और अफसोस ये है कि वहां पर 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए। वहां के मुकामी कलेक्टर ये बोलते हैं कि इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था। तो हम मध्य प्रदेश के बीजेपी की चीफ मिनिस्टर से, वहां की सरकार से पूछना चाह रहे हैं, ये सिर्फ 7 घर क्यों तोड़े गए? अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था। मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है। और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं, वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। फिर इलेक्शन के नतीजे आने के 2 या 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुकाम पर भी, वहां पर भी घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग, जिनको मुस्लिम अक़लियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, जिन 5 जो नाम निहाद या वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी सीटों में इजाफा हुआ, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का
क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो। मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं, कम से कम बोलना तो था कि हम इसका खंडन करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, मगर जबान से निकलता नहीं कुछ। और साथ ही साथ उड़ीसा में बालासोर में भी गड़बड़ हुई। जैसा बीजेपी की हुकूमत बनी, वहां पर बालासोर में घरों पर पत्थरे फेंके गए, घर को आग लगा दी गई। और आरएसएस के लोगों ने कहा कि उस बालासोर में, उस गांव में ड्रेन में पानी लाल कैसे हो गया, यहां पर जानवर काटा गया और मौका मिल गया। यानी बीजेपी की हुकूमत बन के 8-10 दिन भी नहीं हुए और बालासोर में ये हरकत शुरू हो गई। और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहां की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाकई नहीं होता। अरे 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अक़लियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़-फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूं। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़-फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से करीब भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होती रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। इनका पहला काम ये होना चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करे, वहां पर तकर्रुर करे, जो मजहब को नहीं देखे, सिर्फ काम उनका ये हो कि कोई अमन को ना बिगाड़े। अगर कोई भी अमन को बिगाड़ता है, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का, उसका एक्शन लीजिए आप। ये इनको समझना है, वरना अगर हर 4 महीने को कुछ ना कुछ चुटपुट होता रहेगा तो फिर 28 में 28 करीब है, आज 24 है, देखते देखते 28 आ जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में तोड़-फोड़ हुई, हुकूमत उनकी मदद करे। जहां पर जो नुकसान हुआ वहां के कलेक्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए उनकी इमदाद करें। और जब हमको खबर मिली, मुझे और कौसर मोइनुद्दीन साहब को, तो हमने तमाम पुलिस के आला अहदेदारों से राबता किया, उनको बताया कि इस मुकाम पर यहां पर गड़बड़ हो रही है। हर पुलिस के आला अहदेदार वहां पर एक आईजी को भिजाए, रात में पुलिस फोर्स को भिजाए, मगर जब तक गड़बड़ हो चुकी थी। और ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लट लकड़ी क्या क्या लेकर निकलते। ये चीज ठीक नहीं है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है, तेलंगाना को अगर उसकी तरक्की का सफर जारी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि यहां का अमन मजबूत हो। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी किसी ने कोशिश की, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये तमाशा हुआ है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की तशद्दुद, इस तरह की हरकतें, इस तरह के हमले मुस्लिम अक़लियत पर, आम आदमियों पर खत्म होंगे। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अलर्ट और पुलिस ऑफिसर्स को रखिए। बल्कि जब ये कांग्रेस की हुकूमत है, तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, उन्होंने एक बिल बनाया था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का, उसको कानून बनाया यहां पर तेलंगाना में, जिसमें जिम्मेदारी आई होती है वहां के मुकामी पुलिस ऑफिसर के ऊपर। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा उस तशद्दुद को, उस काम को पूरा करे, वो बिल आज भी मौजूद है।
उस बिल को लेकर आए तेलंगाना के असेंबली में और उसको कानून बना दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी पूरी तारीफ करेगी। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है तो ये तमाम ये जो लोग हैं जो तेलंगाना के अमन के दुश्मन हैं, इनको रोकना जरूरी है। कैसे रोकेंगे आप, जब आप कानून का इस्तेमाल करेंगे। अफसोसनाक वाकया है मेदक का, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जख्मियों को लाकर हम असरा हॉस्पिटल में भी रखे, बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मजलिस की लीगल टीम उनकी मदद कर रही है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अच्छा काम अंजाम देंगे। तीसरी बात यह है अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नीट का एग्जाम जो है एक मजाक बन चुका है। 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे। जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को लिखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को जब लिखते हैं आप, तो उसमें बोला जाता है कि फुला तारीख तक आपको एप्लीकेशन दरखास्त देना है, और फिर लिखा जाता है कि फुला तारीख को इम्तिहान होगा, शेड्यूल होगा, और फिर रिजल्ट फुला तारीख को आएगा। उसके इम्तिहान की आंसर की भी इस वक्त रिलीज कर दी जाएगी। 24 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे पूरे भारत में। रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को। जब बच्चे इम्तिहान लिखे उस वक्त से वो जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान लिखे, उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, मगर कोई सुनने तैयार नहीं था उनको। अब ये इम्तिहान ऐसा है नीट का कि अगर आप इम्तिहान में पेपर में अगर आप आंसर नहीं करें उसमें तो -4 मार्क्स होते, आंसर करें और गलत करें तो -5 होता। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कितने 67 लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 720 मिले। अच्छा, जब गलत लिखे तो -4 होना, गलत लिखे तो -5, और अगर आंसर नहीं करे तो -4 होना। तो ये ऑड नंबर कैसा आता है रिजल्ट में? अजीब मामला है। अच्छा, फिर उसके बाद जो 67 टॉपर्स हैं जिसको 720 मार्क्स मिले, दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जो मुल्क का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बोलिए, नंबर 1 दुनिया में मशहूर है, उसमें खाली 50 सीटें हैं और मैक्सिमम मार्क्स लोग 67 लेकर आए। तो ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है बोलती है कि हम क्या करेंगे कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए उनको ग्रेस मार्क्स हम निकाल लेंगे। तो उसमें 7 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर, 6 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। चलिए 6 को निकाल दिए, बचे 61, मगर एम को तो 50 सीटें हैं। अब उन 11 क्या क्या होगा, तो इनका दिमाग देखो आप, क्या बोले, जो पहले एप्लीकेशन दिया उसको हम दे देंगे सीट। क्या मजाक है, क्या कर रहे हैं लोग? मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आप ये कह रहे हैं। आप बताइए, कैसा फिर ये बोल दिए कि ग्रेस मार्क्स कहीं को देंगे, टेक्निकल ग्लिच आया, और जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ के इम्तिहान लिखे उनको हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। देखिए, बाबा की जागीर है कि मैं जो चाहे आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे। मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, 24 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मजाक है ये मोदी सरकार का इन तमाम 24 लाख बच्चों से, जिनके घर में रोम राट है, उनके माँ बाप परेशान है, उनके घर के लोग परेशान हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है कि जो 8 लोग जो 67 में 8 जो टॉपर है, एक ही हरियाणा से है।
अच्छा, उन 8 बच्चों का फैमिली नेम भी नहीं है। क्या मजाक है बताइए आप। और फिर बिहार की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि इम्तिहान से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। एक एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए लिए गए और किसी स्कूल में बिठाकर उनको, ये पुलिस का FIR बोल रहा है कि उनसे कहा गया रट्टा मार लो बेटा, यही पेपर आने वाला है। और आपको मालूम, नीट की तैयारी कम से कम 2 से 3 साल बच्चे करते हैं। 24 लाख बच्चे 2-2, 3-3 साल लोग तैयारी करते हैं। और अच्छा, हैरत की बात यह है कि झारखंड और आपके कौन सा स्टेट है, झारखंड और ओडिशा के लोग गुजरात गोधरा में जाके एग्जाम लिखते हैं। ये कैसा लिखने दिए मोदी, नरेंद्र मोदी? झारखंड ओडिशा के बच्चे जाके गोधरा में एग्जाम लिख रहे। जिस स्टेट का बच्चा है वहां पे एग्जाम लिखना चाहिए, मगर नहीं। और फिर बोल रहे कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। अब NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये बोल रहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, 1560 ऐसे बच्चे ग्रेस मार्क्स या उनको री एग्जाम कराएंगे। कब कराएंगे? अभी इस आने वाले दिनों में, और उसका रिजल्ट देंगे 30 जून को, और काउंसलिंग 6 जुलाई को होंगी, और माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को केस सुनेगा। अरे क्या 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 है भाई? अच्छा, वो 15 मेरिट लिस्ट कौन सी होंगी? एक मेरिट लिस्ट आपकी है, ये 1560 बच्चे लिखे तो कौन सी मेरिट लिस्ट होंगी? अरे हम बर्बाद कर दिए पूरा। भाई, नरेंद्र मोदी के पास जानता हूं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर मोदी जी ये मेडिसिन है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है। आप शायद आपने सही कहा कि आप अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मां की पेट से पैदा हुए। ये पूरे बच्चे जो गरीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे, पूरे अपनी मां की पेट से पैदा हुए, और उनकी मां ने, उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है? NTA क्या है? मजाक है, जोक बना हुआ NTA, करप्ट है NTA। ये 30-30 लाख लेकर बिहार की पुलिस बोलती। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। 30 लाख आप बचाए, फिर गरीब के बच्चे क्या करना? अच्छा, हैरत की बात यह है कि हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हर बोर्ड एग्जाम से पहले नरेंद्र मोदी आ जाते टीवी के ऊपर, बच्चों को जमा करते और बच्चों को क्या एक एडवाइस देते, आप एग्जाम वॉरियर है। अरे कौन से एग्जाम के वॉरियर है मोदी जी? असल जंग तो आपने बच्चों पे छोड़ दी अपनी तरफ से, इनके मुस्तकबिल को आपने बर्बाद कर दिया, इनके माँ बाप के ख्वाबों को मोदी ने चुकनाचूर कर दिया। अरे कुछ तो शर्म रखो बीजेपी वालों। 24 लाख बच्चे, और आप बोल रहे खाली 1500 का हम री एग्जाम कराएंगे, वो ग्रेस मार्क्स ले लेंगे। अरे पूरा री एग्जाम होना चाहिए। NTA बकवास है, उसका जो हेड है वो RSS का संगी है मध्य प्रदेश का। इन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये संगियों को क्या मालूम मेडिसिन क्या होता, टेक्निकल क्या होता? जो खुद उनके ताल्लुक रखने वाले जो सेवक है, जो मुल्क के वजीर आजम बन गए, वो खुद बोले कि भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। आप बताइए इन बच्चों का क्या होगा? आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जो फोन पे रोते हैं इनके माँ बाप। हम कर्जे लिए हैं, हम 2-2 साल से अपने बच्चे को नहीं देखे। ये कोचिंग सेंटर भी बड़े गजबनाक है। एक एक कोचिंग सेंटर क्या क्या करता है नहीं मालूम। अच्छा, जो हरियाणा के 8 टॉपर हैं,
एक भी कोचिंग सेंटर उनको बोल रहा नहीं हमारे पास पड़े। तो इसका हम मजलिस इस बात का हुकूमत से, मोदी से मुतालबा करती है कि ये नीट दोबारा होना चाहिए, और जब दोबारा होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। एनटीए नहीं कर सकता, एनटीए बर्बाद हो चुका है। बल्कि उस मुल्क में यह होना चाहिए कि नीट से पहले जो हमारे पास हर स्टेट का एमसेट होता था वो सही था, 15% सीबीएसई का कोटा था। इन्हों कौन होते भाई? ये नीट जो बनाया गया है तो दौलतमंदों के बच्चों के लिए फायदामंद है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कोचिंग सेंटर में डालते, 2-2 साल करते, और वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? तो एक पूरा एक्सपोज हो चुका है, बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलने तैयार नहीं है। बोले आज न्यूज आई कि मैं मन की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी मन की बात देश की आवाम की, गरीबों की करे, 24 लाख बच्चों की मन की बात करवा। अपने मन की बात में आप बोलो कि दोबारा नीट करवाए जाएंगे और एनटीए नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नीट होगा। आप बताइए क्या मजाक हो रहा है इन बच्चों के साथ? क्या गुजर रही है इन बच्चों के साथ? सब परेशान है। एक एक बच्चा बच्ची मेहनत कर रहे हैं, मगर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मगर बीजेपी को इससे मतलब है, बीजेपी को जानवरों से मतलब है। इंसानों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को इंसानों से मोहब्बत नहीं है, गरीबों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। उन बच्चे से उनके मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है, जिनकी माँ बाप कर्जों में डूबकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बीजेपी को फिक्र ही नहीं है। नहीं, ये जानवर ऐसा यूं कर रहे, वो कर रहे। अच्छा, उसका भी जवाब है। 17 अक्टूबर 2019 को मोदी की हुकूमत ने पूरे मुल्क में एक जानवरों का सर्वे हुआ 2019 में, और उसमें ये वो सर्वे कहां का किया गया? 6,60,000 गांवों में, 90,000 शहर के वार्डों में, जुमला 27 करोड़ हाउस होल्ड और नॉन हाउस होल्ड में सर्वे किया गया कि किसके पास कितना जानवर है। अब उस सर्वे में मोदी की हुकूमत ने कहा कि मवेशी कैटल पिछले सर्वे से करीब 0.83 इंक्रीज हुआ, यानी हिंदुस्तान में, भारत में मवेशी 192.90 मिलियन है, गोट 148.8 मिलियन है, 10% इजाफा हुआ है गोट में। शीप 74.26 मिलियन है, 14% इजाफा हुआ। भैंस बफलो 109.85 मिलियन है, 1% इजाफा हुआ है। सुअरों का भी किया गया, 9 मिलियन सुअर है भारत में। अब जो बात इंसानी नुमा सुअर है उनका शायद नहीं हुआ, हो जाएगा वो भी बाद में। तो इसमें यह मालूम हुआ कि पहले सेंसस से 4.6% ग्रोथ हुआ है। मवेशी का ग्रोथ 3.93 हुआ है। नहीं, उत्तर प्रदेश में मवेशी -3.93 कम हुए। वहां पे कानून है ना उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कानून है, महाराष्ट्र में कानून है -3.3, मध्य प्रदेश में -4.42, और आपके महाराष्ट्र में वैसी। तो उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद सबसे ज्यादा मवेशी कम हुए हैं। अब बताइए आपका कौन सा कानून काम में आ रहा है? तो ये गवर्नमेंट का डेटा है, और इस पर गवर्नमेंट को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सब डेटा आ चुका है, मगर इनको जानवरों से मोहब्बत है, 4 टांग के जानवरों से मोहब्बत है, 2 टांग के गरीब इंसानों से मोदी को मोहब्बत नहीं है। अगर है मोहब्बत तो मोदी को दोबारा नीट करवाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नीट होना चाहिए।
ये एनडीए, सीयूईटी, जेईई का भी इम्तिहान करा था, एंट्रेंस का। सीयूईटी में 2 साल से गलती साल है। ये क्या कर रहे हैं एनडीए? बिहार की पुलिस को आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी इम्तिहान लिखा हूं, आप सब इम्तिहान लिखे हैं, एक दिन पहले पेपर लीक हो जा रहा है तो वो जो न्यूज सुन के उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। सोचो थोड़ी देर के लिए, आपकी औलाद है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, तो ये एनडीए बेकार है, एक मजाक बन चुका है। और जो इल्म हासिल कर रहे हैं, ये बीजेपी एंटी एजुकेशन की सरकार है। और हम मोदी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप दोबारा नीट करवाइए, खाली वो 1500-1600 बच्चों को पूरा करवाइए। ये क्या ग्रेस मार्क्स, टेक्निकल ग्लिचेस, कैसे ओडिशा और झारखंड के बच्चे गोधरा में एग्जाम कैसे लिखते, कैसे होता है, सब तमाशा बताइए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का मुतालबा करती है। और एक और वीडियो देखा मैं, पापा आप भी देखे होंगे, आप लोग, हमारे मुल्क की रियासत में एक ईदगाह में उस रियासत के चीफ मिनिस्टर को लाके सामने बिठा दिया कुर्सी के ऊपर, और इमाम साहब जो है ईद की नमाज पढ़ाते, चीफ मिनिस्टर साहब खड़े रहे, टोपी वोपी उनको डाल दिए, वो मुशज्जरा सब डाल दिए, वो साहब खड़े हो गए और अल्लाहु अकबर बोल के सब नमाज पढ़ ली। अरे भाई कैसे, क्या ये दीन मजाक है क्या? कोई, मैं तो आलिम दीन नहीं हूं। हम जब अल्लाहु अकबर बोल के खड़े होते नमाज में, तो इमाम साहब भी किबले रुख हो जाते, और उन्हें खड़े रहे सामने, हम हमारे सामने हम अल्लाह अकबर बोल रहे, चीफ मिनिस्टर खड़े हुए। अरे हम अल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं, इनकी तो नहीं करते ना, इंसानी की हम। ये क्या हो गया इन लोगों को? तुम क्यों इतना गिर रहे हो खुदा के लिए? आप लाओ चीफ मिनिस्टर को, बोलो साहब हम नमाज पढ़ रहे, जरा यहाँ बाजू बैठिए, आप पूरा इज्जत एहतराम के साथ बिठाओ उनको, आप उसके बाद जाके डाइव मारो आप उनके पास। कौन होगा आपको? सामने खड़े हुए हैं, आप रुकू कर रहे, सजदा कर रहे। मैं फौरन दो मुफ्तियों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले तो इमाम साहब को नमाज ही नहीं पढ़ाना चाहिए था वो, और नमाज के साथ जब पढ़ते हैं तो सामने ठहर नहीं सकता, कोई नहीं ठहर सकता। मगर नहीं, कौन बोलेगा, डर रहे। चीफ मिनिस्टर है भाई, उन्हें रियासत का, अरे चीफ मिनिस्टर होंगे, कुछ भी होंगे भाई, अल्लाह का जो उसूल, अल्लाह का जो कानून है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं जब लंदन में पढ़ता था तो मेरे साथ में कई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे पूछते थे इस्लाम के बारे में, तो मैं बोला चलो मेरे साथ मस्जिद को ले जाता था उनको, बोला यहाँ बैठो, आप यहाँ देखो हम कैसी नमाज पढ़ रहे हैं। लोग दिखाते, किसी मस्जिद में हर कोई आ सकता है, मगर नमाज के हर रिलीजन के उसूल होते हैं, एक उसूल को कैसा तोड़ेंगे आप? इमाम साहब नमाज पढ़ा दिए माशाल्लाह, मगर कोई बोलने तैयार नहीं है। मैं आज बोला हूं तो कल से आप शुरू होंगे, मेरे ताल्लुक से पूरे सवाल खड़े हो जाएंगे। उन्होंने वहां पे सेक्रेटेरिएट में वो चीफ मिनिस्टर को लाए थे, बिल्कुल लाए थे, उन्होंने मस्जिद शहीद करे, मंजलिस की ताकत पर वो मस्जिद बनाए और उनको बिठाकर बोले तकरीर करो यहाँ पर। मगर उनको नमाज के अगर सामने तो नहीं खड़ा कर रहे उनको हम ईद की नमाज में। अब मैंने सुना है खुशबुल्लापुर में कोई कॉर्पोरेटर है, उसको लाके मिंबर रसूल पे खड़ा कर दिया। अरे क्या है रे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मत करो ऐसा। अगर आप सिखाना चाह रहे इस्लाम में हम कैसा पढ़ते नमाज, तरीके से बताओ उनको, बिठाओ उनको, समझाओ उनको। अगर नहीं, इस्लाम बताना नहीं है उनको, अपनी खुशामद दिखाना है, अपनी चमचागिरी दिखाने का है। ये क्या तुम दावत का काम कर रहे हो?
मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रियासत में इस तरह की हरकत की गई, वहां के उलमाए इकराम जो अंबिया के वारिसीन हैं, जिनको मैं अपने सराखों पर रखता हूं, वो बोलेंगे इस बारे में। ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक और रियासत में चीफ मिनिस्टर बेटे ईद की नमाज में आए खड़े हो गए। अरे भाई, आपकी मोहब्बत अगर है मुसलमानों से, एक एमपी को जिताओ। अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो बीजेपी से अलायंस मत करो। आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो दलित मुसलमान को उनके हुकूक दो, उनको होम मिनिस्टर बनाओ। चलो, तुमको जो मर मिटने वाला है उसको होम मिनिस्टर बना दो। कुछ भी नहीं। ये कब तक ये ड्रामेबाजी करते रहेगी? क्या यही हमारा मसला है कि ईद की नमाज है, आप आके खड़े हो जाएंगे? मैं बजाय नमाज में मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये महसूस कर लो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो। नमाज पढ़ो तो ये महसूस कर लो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है। और आप लाके मुख्यमंत्री को बिठा दिए। क्या हो रहा है ये? अब क्या उनको ईमान बना देंगे आप अपना? वो बाकी रहेगा, आप कुछ बात ही नहीं रहा फिर। अरे भाई, एमपी बनाओ, कब तक तुम सिर्फ ये उर्दू अकेडमी ये वगैरह उनको अच्छा पोस्ट दो, इज्जत दो तुमको लोगों को? कुछ नहीं। और गलती वो चीफ मिनिस्टर की नहीं है, गलती वो चीफ मिनिस्टर के बेटे की नहीं है, गलती वो कारपोरेटर की नहीं, गलती हमारी है। हम में दीनी हमियत खत्म हो रही है। जिस दिन दीनी हमियत खत्म हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। हम में तकवा खत्म हो रहा है, खौफ खुदा खत्म हो रहा है, इश्क नबवी खत्म हो रहा है। अल्लाह बचाए हमको इन तमाम चीजों से। हमियत खत्म हो जाएगी तो क्या बाकी रहेगा? बोलो आप, क्या बाकी रह जाएगा? बताइए आप। मगर नहीं, हमको करना है। अरे भाई, तू जो करता कर ले, घर में कर ले, कि बाजू बिठा के कर ले, मगर ऐसा तो मत कर। मगर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि फलस्तीन के लिए दुआ करिए। हम यहां बैठकर ईद की नमाज भी पढ़ लिए, खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ईदगाहों में जाकर नमाजें पढ़े, नए कपड़े पहन कर गए, और ईद की नमाज के बाद कोई अपने माँ से मिलने गया, अपने माँ बाप से मिलने गया, अपने भाई बहन से मिला, किसी ने अपनी इस्तात के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी दी। मेरे भाई, 12 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। एक भी मस्जिद नहीं है वहां पर, गाजा में, राफा में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिदों के मलबों के सामने खड़े होकर मैं सलाम करता हूं फलस्तीनियों को कि मस्जिदों के मलबे के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर बोल के ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर हम और आप वहां पर होते या हमसे कुछ हो जाता। यहां पर 40,000 के करीब लोग शहीद हो गए, 18,000 के करीब मासूम बच्चे मर गए, 12,000 खवातीन मर गई, 60-70 हजार खवातीन हामिला हैं। एक भी अस्पताल नहीं है वहां पर बाकी, एक भी अस्पताल नहीं है। 21 लाख का शहर गाजा, 12-13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और इजराइल बमबारी पे बमबारी कर रहा है। ये दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है, ये दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आज तमाशा देख रहे हो, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा तमाशा बनेगा। तुम आज इन तमाम गरीबों को, मजलूमों को मार रहे हो बम डालकर, इनकी तकलीफ को तुम नहीं समझ रहे हो। याद रखो, जब तुम पे तकलीफ आएगी शायद तभी तुमको अंदाजा होगा गरीब की तकलीफ क्या होती है। मगर हम जहां कहीं भी है, हम मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीनियों के लिए दुआ करते रहेंगे। और हम उन फलस्तीनियों को भी पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं
हमारी दुआओं में आपका जिक्र होता है। और मुझे यकीन है कि जो जमीन आसमान का मालिक है वो इंसाफ करेगा। जो जमीन आसमान का खालिक है, जो आसमानों से बारिश बरसाता है, जो जमीन से ग़िज़ा उगाता है, जो सूरज और चांद को पैदा करने वाला है, जो हमको हमारी मां की पेट में रखकर पैदा करने वाला है, जो हमारी रूहों को कब्ज़ करने वाला है, जो हमको दोबारा जिंदा करके हिसाब करने वाला, अल्लाह इनका हिसाब करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इनका हिसाब करेगा और अल्लाह बताएगा दुनिया को। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यौमुल क़यामा यही चीज है कि यौमुल क़यामा के दिन मालूम होगा कि जो राय बराबर जुल्म करेगा उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज जो जुल्म कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कुदरत तो तुमको बताएगी कि तुम कितने कमजोर हो, और तुम कमजोर होगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी दुआओं में फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करते रहें। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम उन्हें, हमारे एक साबिक़ा रुकन असेंबली डॉक्टर हमारे विरासत रसूल खान साहब को भी खोया, उनका इंतकाल हुआ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि विरासत साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनकी जो खिदमात को अल्लाह कबूल करे। और हमने हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर शरीफ साहब, मौजूदा कॉरपोरेटर का भी हमारा इंतकाल हुआ है, गड्ढा की मोहतरमा का। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे मौजूदा हन्नान साहब की अहलिया का भी इंतकाल हुआ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने मरहूम क़ायदीन का भी इंतकाल हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनका नेम बदल हमको अता करे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमको जमात की कामयाबी के लिए आगे बढ़ना है। हैदराबाद में, तेलंगाना में शायद 2-3 महीने के अंदर हैदराबाद से बाहर बल्दिया के इलेक्शन होंगे, उसमें भी हमको तैयारी करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया की कामयाबी के लिए हमको काम करना है। हाँ, आखिरी बात, कोई मेरे को मीडिया वाले बोले कि RSS के मोहन भगवत कुछ बोले और उन्होंने इंद्रीश कुमार कुछ बोले। एक बात सुनो, ये RSS बड़ी ड्रामा कंपनी है। हत्ती के दांत दिखाने के होते, खाने के होते। तो मोहन भगवत की एक्टिंग बंद करो। आप पूरी कोशिश कर लिए, हैदराबाद में टाइम हो गए, यहाँ के लोग, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, बैकवर्ड क्लास सब आपको टाइम कर दिए। इंद्रीश कुमार बड़ी कोशिश किए थे, ला के उतारे थे, वो भी चले गए। खैर कोई बात नहीं है, लोग आएंगे, मगर हमको अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। जमात को मजबूत करिए, जमात के लिए हर वक्त तैयार रहिए, जमात की खिदमत के लिए। तो फिर से आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह